आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ऑकल्ट सीरीज एंड इस सीरीज में हमने जैसा कि पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग PYQ। सो वेलकम बैक ऑन पढ़ाकू बच्चा विद आर कौशिक। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम ऑकल्ट सीरीज में 6 to 10th क्लास की NCERT को कवर करने वाले हैं और इस कवरेज को हम इस तरीके से रखेंगे कि आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो सके, आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, कैसे इंटर रिलेटेड, कैसे इंटरलिंक्ड चैप्टर से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं एचटेट एग्जामिनेशन में। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये हमारा 7th क्लास का एक टॉपिक है। 8th क्लास में भी सिमिलर कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड 9th में हमारा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल और 10th में हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये सारे चैप्टर अगर आप अलग अलग से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इन्हें कम्युलेटिवली पढ़ते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम सभी टॉपिक्स को, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को 6 to 10th NCERT को इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो अब देखिए आपका कितना टाइम बचता है और आपको क्वेश्चन फॉर्मेटिंग एग्जामिनर की बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है, अगर आप MSc केमिस्ट्री हैं तो हो सकता है आपको ये लगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है, ये टॉपिक पे तो टाइम वेस्टेज होने वाली है। अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लग रहा है तो मैं आपको ये बताता हूं कि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। अगर आप उन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर यहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर्स हमारे एग्जाम रेलेवेंट भी हैं या नहीं, क्या इनसे क्वेश्चन फॉर्मेट हो भी रहे हैं या सिर्फ हम सिलेबस कवर कर रहे हैं 6 to 10th क्लास का। 2018 में इन्हीं चैप्टर से 3 क्वेश्चंस फॉर्मेट हुए। 2019 में एक भी क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं हुआ। बड़े हाई लेवल का एग्जामिनेशन था 2019 वाला, जिसकी पास परसेंटेज भी बहुत कम रही थी। 2020 की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन आए। ये वो साल हैं जब एचटेट एग्जामिनेशन को लोअर लेवल पे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप कोई स्पेसिफिक सिस्टम ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये गलती कहीं ना कहीं एचटेट एग्जामिनर बॉडीज जो हैं उन्होंने सुधारी भी है ओवर द ईयर्स। आप अगर ट्रेंड को देखें, 2021 में यहां से 4 क्वेश्चन फॉर्मेट हुए, 22 में यहां से 6 क्वेश्चन फॉर्मेट हुए और 23 यानी कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में भी 4 क्वेश्चन फॉर्मेट हुए। ये 6 क्वेश्चन आप कह सकते हैं आउट ऑफ 60 थे और ये 4 क्वेश्चन आप कह सकते हैं आउट ऑफ 56 थे, क्योंकि 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं थे बल्कि साइंस के जो आपका कंटेंट था उसकी पैडागोजी रिलेटेड थे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये चारों चैप्टर काफी रेलेवेंट पोर्शन है एचटेट एग्जामिनेशन में, खासकर टीजीटी साइंस में। पीजीटी के लिए भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको जरूर आने चाहिए। किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, CGL वगैरह, तो वहां पर भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, खासकर पीजीटी केमिस्ट्री स्टूडेंट अगर जिन्हें लग रहा है कि ये तो चैप्टर यार मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या 6th 7th क्लास की केमिस्ट्री पढ़नी, ये ओवर कॉन्फिडेंस से ही आपको लेके बैठता है। तो कभी भी, चाहे आप अपने सब्जेक्ट जब भी पढ़ें, जब आप बायो पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये इजी क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो इन चैप्टर से रिलेटेड थे और एचटेट एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक बार अपने दिल से ये पूछे कि आपको जेन्युइनली ये क्वेश्चन बिना एम्बिग्यूटी के पता है, क्योंकि आज हो सकता है आप बिना घबराए आंसर कर दें, लेकिन एग्जाम में जब एम्बिग्यूअस नेचर होता है ना किसी भी क्वेश्चन का, तो आप पहले ही टेंशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो गलत होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, बाइयूरेट टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के लिए है? नॉर्मल सा 7th क्लास की बुक से उठाया गया क्वेश्चन है ये एचटेट के PYQs हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये दोनों ही ये उठाया गया है 7th क्लास की बुक से, फिजिकल एंड केमिकल चेंज से। अब देखिए क्या है, बाइयूरेट टेस्ट इज यूज्ड किसके लिए? अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं या बायो स्टूडेंट है, हो सकता है आपको पता हो प्रोटीन। अब मैं प्रॉब्लम बताता हूं, आप अभी एग्जाम में नहीं है ना, जब आप एग्जाम में होंगे आपके दिमाग में एक चीज और टिक करेगी, न्यूक्लिक एसिड, कि यार प्रोटीन तो न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों के लिए टेस्ट देता हूं, किसको टिक करूं, न्यूक्लिक एसिड को करूं क्योंकि प्रोटीन उसी से बना है, शायद एग्जामिनर चाहता है मेरा टेस्ट लेना, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ लिया बुक में कि भाई प्रोटीन ये टेस्ट देते हैं। अब अगली बार एग्जामिनेशन में वो इसे अलग तरीके से फॉर्मेट भी कर सकता है। इसका आंसर जो है वो प्रोटीन ही है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी जनरेट ना हो। तो अगर आपने 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ भी ली है तो भी ये सीरीज आपके लिए इस तरीके से बहुत हेल्प करने वाली है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेटल प्रेजेंट एज एनोड मड। एनोड मड, अगर आप एज ए टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो आप एनोड मड के बारे में जरूर बता रहे होंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, ओके, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको आइडिया भी हो कि क्या क्या आपके पास होता है रिफाइनिंग प्रोसेसेस के अंदर। तो उसने पूछा है कि क्या होगा एनोड मड में। अब क्या होगा मड में, मतलब कि एक तरीके से ये इंप्यूरिटी होती है। तो अगर किसी ने आपको पढ़ाया भी है तो उसने बोला इंप्यूरिटी, और अगर उसने आपको एग्जांपल्स नहीं दिए हैं तो आप गोल्ड को तो कभी भी इंप्यूरिटी नहीं मानेंगे। अगर आपको सिंबल ही नहीं पता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बायो फिजिक्स में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रह जाए क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो सकते हैं। तो आंसर ही इसका क्या था, गोल्ड। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीजों पे जाएंगे, भाई सोडियम थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ज्यादा रिएक्टिव सुना है हमने, तो सोडियम आंसर होगा। एम्बिग्यूटी इस तरीके से जनरेट होती है, अभी नहीं जनरेट होगी, अभी तो आप रिलैक्स माइंड के साथ बैठे हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि आप सीखने वाली प्रोसेस में हैं। लेकिन मैं ये सीरीज क्यों दे रहा हूं आपको और मैं आपको क्या पढ़ाना जा रहा हूं, मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये इजी से क्वेश्चन आपके क्यों गलत होते हैं। थर्ड जो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं, जो कि हम हर टॉपिक में करेंगे, ये पिछले साल का ही एक क्वेश्चन है, सॉरी 22 का एक क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन के ऊपर आपको नोट लिखना है, ये हो जाएगा। थर्मोकेमिकल डीकंपोजिशन आपको बताना है, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपको बताना है, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो जाएगा। सुनने में लगेगा बड़ा आसान है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, वो नेक्स्ट सेशन में जब भी इस क्वेश्चन को फॉर्मेट करेगा तो वो चीजें बदल देगा। केमिस्ट्री वाले ध्यान से सुनना, ये है पोटेशियम क्लोरेट। वो मैं और ज्यादा नहीं कहता, 90% लोगों को, अगर आप केमिस्ट्री वाले हैं और आप सुन रहे हैं तो ये बात बेशक यकीन करिएगा, आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता कब पर ऑक्सो लगाना है, कब हाइड्रोक्सो लगाना है, कब पर सल्फेट लगाना है, कब क्लोरिक होगा, कब क्लोरस होगा, कब पर क्लोरिक होगा, कब क्लोरेट होगा। इन वर्ड्स में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और ये 9th क्लास की फॉर्मूला मेकिंग है, लेकिन हम क्लियर नहीं करते इस चीज को, हर बार हम टाल देते हैं, अगली बार देखेंगे, अगले एग्जाम में देखेंगे। और यही स्टडी नेचर स्टूडेंट्स को पिछाड़ रहा है, तभी वो पीछे हैं, तभी वो अपने कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे एग्जामिनेशंस भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो हम एक ये चीज साथ के साथ पढ़ेंगे कि अगर यही क्वेश्चन, यही 4 या 5 या 6 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक से उठाए तो वो उसे किस तरीके से फॉर्मेट कर सकता है, और एग्जामिनर ने ऐसा किया है PYQs में, ये हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल हमारी एनसीईआरटी अकल्ट सीरीज जो है, अगर आप इसे कंप्लीट देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं 6 to 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो तो कवर होगा ही होगा। आपके पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बायो से हो, फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से, आपको एक ऐसा बेस मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अब हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं इन 4 चैप्टर्स का। हमने इन 4 चैप्टर्स को कम्युलेटिवली नाम दिया हुआ है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे किसी भी इंसान को अपनी बात समझाने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री की भी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। क्या फायदा है इस लैंग्वेज का, आइए समझते हैं। देखिए हमने क्या किया है, हमने मीथेन को बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि आप इससे किसी गाड़ी के इंजन को भी चला सकते हैं। सेम चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश में आपको बताई है। अब इसी चीज को अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखता हूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मीथेन जो कि एक गैस है,
मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे बर्न किया और हमें बदले में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद वाटर। साथ के साथ एनर्जी रिलीज होती है। इसे आप यहां पर भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा एच जो है इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव है। अब ये चीज मैंने लिख दी है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज हो सकता है किसी को समझ में आती ना हो, हिंदी हो सकता है हर किसी इंसान को समझ में ना आए, लेकिन जिसने भी साइंस पढ़ी है उसे ये लैंग्वेज कॉमनली समझ में आएगी ही आएगी। सब जगह सारी दुनिया में यही केमिस्ट्री की लैंग्वेज चलने वाली है। तो अल्टीमेटली हमने साइंस को समझने के लिए एफर्ट से एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया है जिससे किसी भी साइंटिफिक चेंज को या किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन को सामने वाले को अगर बताना है तो वो बड़ी आसानी से यूनिवर्सली बताया जा सकता है। क्या फायदा है, हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? देखिए केमिस्ट्री बेसिकली 3 C's के बारे में बात करता है। फर्स्ट सी है चेंज, सेकंड सी है कंपोजिशन और थर्ड सी जो है वो एक्सप्लेन करता है क्यूरियोसिटी। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चेंज यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव, जैसे आपने सुना भी होगा फिजिकल या केमिकल चेंज। तो अगर कोई भी आपके सराउंडिंग में फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो वो केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करेंगे। कंपोजिशन में अगर कोई बदलाव हो रहा है, एटम और मॉलिक्यूल्स के जुड़ने का तरीका अगर बदल रहा है तो भी हम उसे स्टडी करेंगे। कोई भी ऐसी क्यूरियोसिटी अगर जनरेट हो रही है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हुआ, क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री के अंडर स्टडी की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेंज के बारे में। क्या ये पढ़ने लायक टॉपिक है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज? आप बहुत बार ये चीजें सुनते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं 6th 7th 8th क्लास से ये चीजें, लेकिन फिर भी आप इनके क्वेश्चन गलत करते हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आपने 6th 7th 8th लेवल पर ये चीजें पढ़ी हैं तो आपको ये समझ के बातें बताई गई हैं कि आप छोटे बच्चे हैं और उसी तरीके से आपको कंसेप्ट बता दिया गया और वही आपके दिमाग में छपा हुआ है। मैं एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, जब भी मैं कहता हूं फिजिकल चेंज आपके दिमाग में मैं बताता हूं क्या आता है। गारंटेड 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है फिजिकल चेंज मतलब कि बर्फ से पानी बना दिया, पानी से बर्फ बना दी, यानी कि जिसको रिवर्ट किया जा सके वो एक फिजिकल चेंज है। दूध से दही बना दिया, दही से दूध नहीं बना सकते, ये केमिकल चेंज है। हमें बताई गई है ये बातें और हमें उस टाइम बताई गई थी ये बातें जब हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा था, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये छप गई हैं। और स्टेटमेंट जब आप बड़े हुए आपने फिर से इनकी डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, आपने कभी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं समझी और वही चीजें अब आ जाती हैं आपके क्वेश्चंस में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, फिजिकल चेंज का बेसिक सा मतलब यह है कि स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जिनको चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाए। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। अगर स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो एक और चीज बदल जाती है और वो है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बदलेंगी तो स्टेट भी बदल जाएगी, फिजिकल चेंज होगा। जैसे सिंपल सा केस मैंने आपको बताया, आइस है उससे वाटर बन गया, पार्टिकल थोड़े से दूर हो गए और गैसियस स्टेट में पार्टिकल एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर चले गए। तो आइस के केस में पार्टिकल नजदीक थे, लिक्विड वाटर में थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ी, गैसियस में और ज्यादा। लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी फॉर्मूला H2O है, यहां पर भी फॉर्मूला H2O है। ये बिहेव कर रहा है, स्टीम बिहेव करती है गैस की तरह, बट इट डजंट मीन कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है। प्लीज डू रिमेंबर, कभी भी अगर फॉर्मूला चेंज ना हो तो समझ लीजिएगा कि वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में ना फॉर्मूला यानी कि कंपोजिशन नहीं बदलेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएंगी, स्टेट वेरिएबल्स आपको पक्का चेंज करने ही करने पड़ेंगे। फिर केमिकल चेंज में क्या होता है? किसी भी केमिकल चेंज की मिनिमम कंडीशन हमारे पास क्या है? मिनिमम कंडीशन है ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। कोई केमिकल बॉन्ड अगर आपके पास टूटता है, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे। ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक, और न्यू बॉन्ड आपके पास बन जाएंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा चीजों को। स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे भाई, जरूरी है। आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई एक चीज जरूर आपको चेंज करनी पड़ती है, तभी आपके पास केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज लिखा भी जाता है, नोट डाउन करिएगा ये चीज। केमिकल चेंज आर एनर्जेटिक प्रोसेसेस, यानी कि यहां पर एनर्जी का गेन और लॉस
इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बारे में है, केमिकल चेंज के बारे में। तो रट्टा मत मारिए कि भैया ये बस ऐसे ही रहेगा सिंपल 6th-7th वाला। पढ़िए, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सभी मेडिकल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आप रहे होंगे, सभी ने 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा है। इक्विलिब्रियम कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है कि रिवर्सिबल चेंज है वो, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल में बदलती है, फाइनल फिर से किस में बदल जाती है, इनिशियल में बदल जाती है। तो कभी भी ये 6th वाले बच्चे की तरह याद मत करिए, आप टीचर बनने वाले हैं, हो सकता है आप पढ़ा भी रहे हो, पढ़ाइए भी मत, बेशक वो 6th-7th क्लास में है, वो मैं फिर से कह रहा हूँ दिमाग में छपा रहेगा उसके सारी जिंदगी कि ये दोनों ही चीजें रिवर्सिबल होती हैं। प्रॉपर मीनिंग बताइए उन्हें, क्या फिजिकल और केमिकल चेंज का मीनिंग होता है। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीजें तो मुझे आती हैं, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए, पता लग जाता है कि कितना अच्छे से आप फिजिकल और केमिकल चेंज को समझ पाते हैं, और पता लग जाएगा कि एग्जामिनर आपको किस तरीके से टेस्ट करने वाला है। क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is not true? 7th क्लास की NCERT से उठाई गई लाइनें हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की। When a candle burns, both physical and chemical change occur. अब ये ऑप्शन उसने क्यों चूज किया? 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक लाइन लिखी हुई है दैट कंबशन रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर विद कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हेन अ प्योर हाइड्रोकार्बन इज बर्न। किसी भी प्योर हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप जलाते हैं, तो ये हमेशा एक केमिकल चेंज को लीड करेगा और इससे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो लोगों को लगेगा कि यार मोमबत्ती जल रही है तो फिजिकल चेंज तो हो नहीं सकता है, ये हमारे पास कैसा चेंज रहने वाला है, केमिकल चेंज। आधे से ज्यादा दुनिया इसके ऊपर टिक करके आई थी इस क्वेश्चन में कि भाई मोमबत्ती जल रही है तो फिजिकल चेंज कैसे हुआ है। भाई जब भी कोई चीज फ्लेम के साथ जलती है फिजिकल चेंज होगा। वहां पर वैक्स पहले मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद वेपर में बदलेगा और वेपर बर्न करते हैं तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तब जाके केमिकल चेंज की प्रोसेस शुरू होती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है, ये पॉइंट गलत हो गया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, है ना, हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो काऊ डंग जो है उसे सलरी की फॉर्म में टैंक के अंदर डाला जाता है, जहां पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन की खास जरूरत नहीं है, वो बैक्टीरिया वहां पर वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। मेन कंपोनेंट कौन है बायोगैस का, CH4 और प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ये याद रखिएगा, मैं ऑप्शन बेस्ड सीरीज मैंने कहा भी था कि मैं आपको शुरू करूंगा और हम जल्द से जल्द उसे शुरू भी कर देंगे। टीजीटी की कोई भाई गारंटी नहीं है, पीजीटी के हम नेक्स्ट टाइम से लेक्चर डालने शुरू भी कर दिए हैं। तो हर एक ऑप्शन को चेक करिए, तभी आपके पास प्रॉपर नॉलेज आएगी। नेक्स्ट था स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज अ फिजिकल चेंज, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए इन दोनों में से गलत क्यों करेगा इंसान, केमिस्ट्री वाला खासकर इन दोनों में से गलत करता है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले को लगता है अरे गैल्वेनाइजेशन, अरे जिंक, ये तो सही है, बस इतना ही देखते हैं। एग्जाम प्रेशर होता है, उन्हें सिंपल सी बात पता है, जिंक है, गैल्वेनाइजेशन है, कहानी खत्म। क्योंकि किसी भी मेटल के ऊपर जब आप जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब उसने इसी चीज का फायदा उठाया, उसने क्या किया, आयरन ओवर जिंक कर दिया, क्योंकि एक प्री माइंड स्टेटमेंट है कि भाई जिंक चढ़ेगा तो गैल्वेनाइजेशन होगी, उल्टा कर दिया, आयरन ओवर जिंक, ना कि जिंक ओवर आयरन, ताकि ध्यान ना दे बच्चा और बाकी ऑप्शंस में उलझा रहे। तो एक्चुअल में यहां पर जो स्टेटमेंट गलत है वो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ये आपको पता लग गया होगा कि एग्जामिनर किस तरीके से इजी क्वेश्चंस में भी आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है और कहीं ना कहीं फिजिकल केमिकल चेंज पर क्वेश्चन रहता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। तो ये तो हमें पता लग गया कि किसी भी दुनिया में होने वाले किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज या कंपोजिशन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे बताने के लिए हर एक इंसान को यूनिवर्सली, चाहे उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो, हमें सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। इन्हीं सिंबल्स का हम यूज करेंगे। तो सिंबल बनाएं कहां से शुरुआत करें सिंबल फॉर्मेशन की। देखिए हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम ये सोचें ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं, एटम्स से बने हुए हैं। एटम किससे बने हुए हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए क्या, तो सिंबल बनाने कहां से शुरू करें, क्या सब्सटेंसेस के सिंबल बनाएं, क्या ऐसे सिंबल दे दें, भाई नमक है तो इसको X दे दिया, चीनी है तो इसको Y दे दिया,
ठीक है, मिल्क है तो इसे जेड दे दिया। क्या हम ऐसे सिंबल बना सकते हैं? हमने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं बनेंगे सिंबल। हम जाते हैं उस लेवल पर जहां से सारी चीजों के बनने की शुरुआत हुई। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने देखा कि एटम, जैसे मान लीजिए मैं अलग अलग सब्सटेंस लेता हूं, मैंने एक आयरन रोड ले ली और इसमें से मैंने एक एटम निकाल दिया आयरन का। मैंने एक प्लांट लीफ ले लिया और इसमें से मैंने एक एटम निकाल दिया कार्बन का। और मैंने ले लिया एक ह्यूमन बीइंग और मान लो कि इसमें से प्रोटीन में से मैंने एक एटम निकाल दिया नाइट्रोजन का। तीनों एटम अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, तीनों में से मैंने क्या रिमूव कर दिया? इलेक्ट्रॉन। या मान लीजिए प्रोटॉन रिमूव कर दिया, क्या आप बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है? नहीं, तीनों के इलेक्ट्रॉन क्या है? एक जैसे। तीनों के प्रोटॉन क्या है? एक जैसे। तो इस दुनिया में एटम से नीचे की दुनिया जो है वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक जैसी है, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा। तो डिफरेंस जो आ रहा है नेचर में वो किस लेवल से शुरू हो रहा है? वो शुरू हो रहा है एटॉमिक लेवल से। तो क्यों ना एटम्स को सिंबल दे दिए जाएं, एटम से ही मिलके मॉलिक्यूल बनेंगे तो मॉलिक्यूल्स के सिंबल अपने आप बन जाएंगे, और मॉलिक्यूल की कलेक्शन ही हमारे पास मैटर या सब्सटेंस बनेगी तो उनके भी अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा एटम्स को हम सबसे पहले सिंबल देंगे। लेकिन एटम है क्या? क्या है एटम? सबको पता है एटम क्या है। चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। जहां पर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगेगा तभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले आऊंगा जो मैंने खोद खाद के कहीं से निकाले हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन से, और जहां पर कंफ्यूजन में लोगों ने गलतियां की हैं भयंकर वाली, तो मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। चलिए बताइए, एटम के बारे में स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि आपको एटम के बारे में पता है, तो ये क्वेश्चन बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जल्दी से कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर इस क्वेश्चन में सही है। एटम का क्वेश्चन है और बेसिक 7th क्लास का क्वेश्चन है, 7th 8th लेवल का। जल्दी बताइए, बस स्टेटमेंट्स को अच्छे से लिखा गया है। देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सही है। एटम कैन एग्जिस्ट फ्रीली लाइक हीलियम नियॉन, बिल्कुल भाई, हीलियम और नियॉन तो दिया ही है उसने, तो एटम कैन एग्जिस्ट फ्रीली। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। एमएससी तक पढ़ते हुए है, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल ऑलवेज हैव डिफरेंट ए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, दैट इज मास नंबर, ये मास नंबर होता है या एटॉमिक मास जिसे आप बोल देते हैं, जो वो भी गलत है। जो आप बोल रहे हैं ना एटॉमिक मास, वो गलत है। कैसे? अभी पढ़ेंगे। दो एटम है अलग अलग एलिमेंट के, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्या इनके हमेशा मास नंबर डिफरेंट होंगे? ये बात है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइसोबार नाम की एक चीज होती है जिसमें मास नंबर सेम होते हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों को लगा कि यहां पर ये चीज गलत है और पहली 3 स्टेटमेंट सही है और बी करेक्ट आंसर होगा। आपको ये जान के हैरानी होगी, मोर देन 95% लोगों ने, जो मेरे जानकार थे, मोर देन 95% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। और वजह क्या थी? क्या पढ़ाया सही नहीं? हो सकता है भाई न भी पढ़ाया हो किसी ने या मैंने, लेकिन रियल में वजह क्या थी? हवाबाजी। अरे एमएससी पास आउट स्टूडेंट हूं मैं, एटम के क्वेश्चन देखूंगा, ये नहीं आएंगे मुझे। हाई लेवल के क्वेश्चंस पढ़ता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिएक्शन मैकेनिज्म, एसएचएम पढ़ता हूं फिजिक्स में, है ना, ये चीजों में। अभी पहले अपना 60% सिलेबस तो अच्छे से कवर करो, उसके बाद की बात है ना। यहीं पे आंसर क्या है? पहली तीनों स्टेटमेंट्स में ही आंसर है, लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही है। ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। देखो एग्जामिनर का गेम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सुनते आ रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एटम कैन एग्जिस्ट फ्रीली लाइक हीलियम एंड नियॉन, उसने बता भी दिया कि हीलियम और नियॉन सबको पता है नोबल गैस है, ये तो हवा में फ्रीली रहते हैं, इसका मतलब ये तो सही होना ही होना चाहिए, यानी कि बी तो सही होगा। कहीं ना कहीं ए ऑप्शन को लेके कंफ्यूजन था कि यार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अब देखो बी और सी के ऊपर लगाना था, एक भी ऑप्शन नहीं मिला बी और सी का, तो जबरदस्ती उसे लगा कि यार फिर इसका मतलब ये है कि ए भी सही है, और ए बी सी का ऑप्शन उसने ढूंढ के लगा दिया 2 के ऊपर। तो पहले वाले को भी श्योर कर लिया कि हाँ होगा, गलत हो गया, सिर्फ थर्ड सही था। कैसे? ये भी देखते हैं फर्दर कि एटम के बारे में कि कैसे चीजें जो हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया कि आपको एटम के बारे में अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हम ये और समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं ना कि एटम स्टेबल नहीं है नेचर में। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आप बहुत बार पढ़ते हैं ये स्टेबल है नेचर में, ये स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी का एक बेसिक सा मतलब ये है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये हमारे पास है लेवल ऑफ मिनिमम
लेवल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन एनवायरमेंट। जो हमारा एनवायरमेंट है, जो यहां पर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं, उनमें जो भी चीजें इस लेवल पर या इससे नीचे होंगी वही नेचर में एग्जिस्ट करेंगी। अगर हम बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स की तो वो टॉप पर हैं। इनके कॉम्बिनेशन से हमने क्या बना दिया? एटम बना दिया। एटम्स अपने आप को किस में बदल सकते हैं? आयन में बदल सकते हैं। तो आयन कंपैरेटिवली एटम से ज्यादा स्टेबल होते हैं। या फिर एटम क्या करेंगे? अपने आप को बदलेंगे किसमें? मॉलिक्यूल में, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। या फिर आयन अपने आप को किसमें बदलेंगे? मॉलिक्यूल में। यानी कि ये चीजें जब जुड़ के इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पर या इससे नीचे आ जाएंगी तो हमारे पास क्या होगी? स्टेबिलिटी। और ये मॉलिक्यूल आपस में कन्वर्जन करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे मैंने बताया ना, CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस पोटेंशियल एनर्जी लेवल में इन दोनों मॉलिक्यूल से नीचे लाई करते हैं। ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है। तो सीधा सा फंडा ये आ गया कि स्टेबिलिटी का मतलब हमारे पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। क्या हम इस लेवल को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कि मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, जब आप कहते हैं मार्स पर अभी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्या मतलब है? हम यहां तो स्टेबल है, ऐसा तो है नहीं कि हम खड़े खड़े मर गए। हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहां पर स्टेबल हैं। हमारे बायोमोलिक्यूल्स, नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां पर स्टेबल हैं। लेकिन यही पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, इन कंडीशंस का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके हिसाब से तो हम स्टेबल हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी लेवल मार्स पर है, वीनस पर है, मरकरी पर है, उसके हिसाब से हमारे मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो जैसे ही हम वहां जाएंगे, हमारे मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी केमिकल चेंज के थ्रू जाएंगे और उसी को हम मरना कह देते हैं। मतलब मरने का मतलब ही ये है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं, डिग्रेड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये लेवल चेंज किया जा सकता है। क्या अर्थ पर भी ये लेवल चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लेवल भी चेंज हो रहा है। अगर इंसान के और एनवायरमेंट के फंडे में अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये टूट जाता है PCl3 और क्लोरीन गैस में। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये एनवायरनमेंट में स्टेबल है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक पर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो चेंज हो गया और ये टूट गया अपने आप को और ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हाँ, पोटेंशियल एनर्जी लेवल के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं। केमिकल चेंज हमारे पास इस तरीके से होते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमारे पास चेंजेज हो रहे हैं और क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है एटम्स के सिंबल्स के बारे में। पहले एटम्स के सिंबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। एटम के सिंबल में हम क्या बताने जा रहे हैं? देखो, हमने कह दिया कि एटम ही इस दुनियादारी को बना रहा है भाई, तो अब मुझे एटम के निशान तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनने वाला है। तो चलो, हमने कहा कि एटम्स के सिंबल्स बनाते हैं। कैसे? हमने कहा जो भी आपका दिल करे उसी तरीके से बनाओ। जो भी इंसान एटम की डिस्कवरी कर रहा है वो उसे अपनी मर्जी से नाम दे रहा है, अपनी मर्जी से सिंबल दे रहा है। जैसे जब हमने हाइड्रोजन गैस को सिंबल दिया H, तो कैसे दिया गया, कैसे नाम दिया गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रा। हाइड्रा मतलब वाटर। अगर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये एक हाईली कंबस्टिबल, ऑर्डरलेस, फ्लेमेबल गैस को बनाता है, जिसे हमने नाम दिया हाइड्रोजन। ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाइड्रा। हाइड्रोजन को इंग्लिश में लिखा, जो फर्स्ट लेटर था वो सिंबल बन गया। हीलियम, हमने देखा कि हाइड्रोजन, जब हमने फर्दर ऑब्जर्वेशंस की तो हमने देखा कि हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे सन के अंदर हो रही हैं, और हमारे पास एक नॉन रिएक्टिव गैस बनती है जिसका नाम है हीलियम। अब ग्रीक लोग जो हैं वो सूर्य देव को बोलते हैं हीलियम गॉड, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया गया? हीलियम, He। हमने तो गैस ऑब्जर्व की ना, नाम तो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। घर की सरकार है भाई, किस तरीके से आप नाम दे रहे हैं।
उसी तरीके से जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जैसे मान लो फास्फोरस डिस्कवर हुआ, फास्फोरस जो है उसका सिंबल दे दिया P। उसके बाद पोलोनियम डिस्कवर हुआ, तो P तो पहले ही दे चुके थे, तो फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट उठा लिए PO। फिर प्लेटिनम डिस्कवर हुआ, तो प्लेटिनम को हमने नाम दे दिया, P हम यूज कर चुके हैं, O भी आ गया तो हमने नाम दे दिया PT। फिर डिस्कवर हुआ पोटेशियम। अब पोटेशियम का क्या करें? P सिंबल देंगे तो प्रॉब्लम, PO देंगे तो प्रॉब्लम, PT देंगे तो प्रॉब्लम। हमने कहा छोड़ो यार, हमने एक लैंग्वेज ऑप्ट की, ग्रीक या लैटिन। क्यों हिंदी क्यों नहीं यूज की? ग्रीक और लैटिन ही क्यों यूज की? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हमने एक सिंबल उठाया कि पोटेशियम को हम ग्रीक में क्या कहते हैं। ग्रीक में हम इसे बोलते हैं कैलियम, और हमने इसे सिंबल दे दिया K। अब ग्रीक ही क्यों उठाई गई? इंडिया का संदीप बाहर जाके सैंडी बन जाता है। अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि यार वो संदीप जो है बड़ा हरामी आदमी था। मान लो वहां कोई इंसान कह रहा है कि यार ये सैंडी जो है ये बड़ा बेकार आदमी है, काम नहीं करता है, बेकार में डॉलर लेके जाता है मुझसे। मतलब मान के चलो, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो बता रहा है सैंडी के बारे में, मैं बता रहा हूं संदीप के बारे में, लेकिन दोनों इंसान एक ही हैं, दोनों एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे कि एम्बिग्यूटी ना हो। साइंस में एम्बिग्यूटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है, इसीलिए हमने एक ऐसी लैंग्वेज ऑप्ट की जिसे कोई नहीं जानता। ग्रीक लैटिन दुनिया की सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज हैं, डिफिकल्ट हैं। ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे नोटेशंस जो हैं ये कहां से आए हैं? लैटिन और ग्रीक से। क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए नई लैंग्वेज थी, हर एक इंसान ने इसे पहली बार सुना था, इसीलिए हमने कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट की? ग्रीक और लैटिन। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg। नाम क्या है? हाइड्रा गायरम। कोई ना कोई यहां से क्वेश्चन बना देगा भाई। हाइड्रा मतलब वाटर, गायरम मतलब रिपेलेंट, वाटर को रिपेल करने वाला, वाटर में मिक्स ना होने वाला। मर्क्यूरी लिक्विड है लेकिन वाटर में मिक्स नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास हो गया सोडियम। सोडियम को हमने लैटिन से उठाया है, नाम है नेट्रियम। इसके अलावा वुल्फ्रम, वुल्फ्रम, तो वुल्फ्रम से क्या आया? W। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? टंगस्टन। जो हम आम जिंदगी में जानते हैं इसे किस नाम से जानते हैं? टंगस्टन के नाम से। फिर वुल्फ्रम कैसे नाम दिया गया? पुराने टाइम में जब टंगस्टन की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि ये कितनी मजबूत मेटल है, अगर इससे आर्मर्स बनाए जाएं यानी कि कवच बनाए जाएं तो लड़ाई में या शिकार के दौरान इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। भेड़िए के पंजे इस मेटल को क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो इसे नाम दिया गया वुल्फ्रम, यानी कि जो भेड़िए की ताकत को भी झेल जाती है वो मेटल जिसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है जानवरों का, तो नाम आया वुल्फ्रम, और उसी के नाम पर हमने इसे सिंबल दे दिया W। तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। गोल्ड को बोलते हैं ओरम, सिल्वर को बोलते हैं आर्जेंटेनम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नाम आए। अब एक प्रॉब्लम और शुरू हो गई। ये तो जब तक कम एलिमेंट थे तब तक घर की सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो प्रॉब्लम होती गई। किसी ने रदरफोर्डियम के नाम पे दे दिया, ठीक है, किसी ने बोहर के नाम पे दे दिया। नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, बोहर का शागिर्द था तो बोहरियम नाम दे दिया, रदरफोर्ड को मानता था तो रदरफोर्डियम नाम दे दिया। कैलिफोर्निया में डिस्कवर हुआ तो कैलिफोर्नियम नाम दे दिया। बार्कले की एक लैब में डिस्कवर हुआ तो बार्केलियम नाम दे दिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ऐसे याद कैसे करेंगे। तो IUPAC ने कहा कि ये सिस्टम हमें बदलना पड़ेगा, हमें एक यूनिवर्सलिटी लानी पड़ेगी, और हमारे पास आया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एटम। IUPAC नोमेनक्लेचर आपने सभी ने पढ़ा है, किसका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एटम्स का। वन ऑफ द मोस्ट प्रोन जोन है ये, मतलब कि जहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसके लिए एप्लीकेबल है? उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 99 प्लस है, उन्हीं एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। 99 तक आप अपनी मर्जी से नाम रख चुके हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे पास डिजिट होंगे, चाहे कोई भी नंबर हो। 0 को लिखेंगे निल, 1 को लिखेंगे अन, 2 को लिखेंगे बाय, 3 को लिखेंगे ट्राई, 4 को लिखेंगे क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स,
इसको हेप्ट भी बोलते हैं और इसको सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको समझाऊंगा। इसको बोलते हैं ऑक्ट और इसे बोलते हैं इन। देखो NUBTQPHSOE, कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, इसीलिए 7 को हेप्ट ना लिख के क्या लिखा गया है, सेप्ट। अगर 7 को आप हेप्ट लिखते तो दोनों क्या हो जाते, एच वाले हो जाते और प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए जो नामकरण किया गया उसमें हेप्ट की बजाय सेप्ट ज्यादा यूज किया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहां पर हेप्ट लिखते हैं। अब मान लो कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 10 मान लीजिए 4 है, तो इसका नाम और सिंबल कैसे होगा, इसका नाम रखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे अन, 0 को क्या लिखेंगे निल, 4 को क्या लिखेंगे क्वैड, और इसके साथ लगा देंगे IUM, अननिलक्वैडियम। ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया। सिंबल कैसे बनाएंगे, अन यू उठा लो, निल एन उठा लो, क्वैड क्यू उठा लो, UNQ, दैट विल बी द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो इस तरीके से हमने सिंबल बनाए और नॉमेनक्लेचर भी किया। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 102, तो नाम कैसे लिखेंगे, अन निल बाई। अब EM में IUM लिखना है, लेकिन EM में I तो पहले ही आ चुका है, तो इसीलिए इस I को ड्रॉप कर देंगे और हमारे पास बनेगा अन निल बाई EM, इस तरीके से। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कई बार जब ये रूल आप याद रखते हैं कि भाई I 2 बार आ रहा था तो हमने I ड्रॉप कर दिया था, इसीलिए एक बड़ी गड़बड़ करते हैं लोग। वो क्या करते हैं, यहां से N भी ड्रॉप कर देते हैं, यहां से कुछ ड्रॉप नहीं करना है भाई, यूं के यूं मिला के लिखने हैं। फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। हर बार जो आपके पास हमने निमोनिक में यूज किया गया है वही आपको अल्फाबेट यहां से उठाना है, जैसे U उठा लिया, N उठा लिया, Q उठा लिया। सिर्फ लास्ट में अगर डबल I कहीं हो रहा है, जो कि 2 केसेस में होगा, 2 और 3 के केस में, तो आपको वहां पर I ड्रॉप कर देना है। अगर मान लो कि एक एलिमेंट है 106 वाला, तो ये हो जाएगा अन निल हैक्स EM। अब देखो, अगर इसे मैं हेप्ट लिख देता और 107 होता तो ये बन जाता अन निल हैप्ट EM। अब इन दोनों के सिंबल देखिए, UNH UNH, तो कंफ्यूजन हो जाता ना, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती। इसीलिए हमने हेप्टियम को हटा के क्या नाम रखा, सेप्टियम। तो अब क्या हो जाएगा, UNS ना कि UNH। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास क्या हो सकता है नोमेनक्लेचर के बाद। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट, the name and symbol of element with atomic number 147 will be। ठीक है, यहां पर मुझे 147 वाला कोई एलिमेंट है, उसका आंसर बताना है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि आंसर क्या होगा, फिर मैं इसके ऑप्शंस बताता हूं क्या क्या सोच के उसने किया है। जल्दी से ध्यान दीजिएगा सभी के ऑप्शंस पे। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत से लोगों ने क्या टिक किया, 4th, कि यार ये तो डिस्कवर ही नहीं हुआ। अच्छा, एग्जामिनर पागल बना रहा है, अब तक तो टोटल 118 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए हैं, तो सिंबल कैसे बना देंगे 147 वाले का। भाई रूल बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि कोई नई चीज आए तो उसमें एम्बिग्यूटी ना आए, कोई नई चीज अगर आपको पता लगे तो उसके ऊपर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। तो अब इसका सिंबल ही तो बताना है आपको कि अगर हो गया तो क्या होगा। तो ये मत करिएगा कि ये तो डिस्कवर नहीं हुआ, अब इसका नहीं बता सकते। तो 147, 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, 4 के लिए क्या लिखेंगे क्वैड, 7 के लिए क्या लिखेंगे सेप्ट। अब देखो 6 तो है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हो सकता है हेप्ट लिख दे स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा EM। तो क्या क्या गलतियां हो सकती थी, अन में U हो जाएगा, Q हो जाएगा, S हो जाएगा, तो आंसर तो हो गया ये UQS, अनक्वैड सेप्टियम। गलतियां क्या क्या हो सकती थी, सेप्ट की बजाय क्या लिख सकता है स्टूडेंट, हेप्ट लिख सकता है, और सिंबल बन जाएगा UQH। ये देखो थर्ड ऑप्शन यानी कि गलत है ये, ठीक है, ये आपके पास क्या है गलत। दूसरा, हो सकता है कोई केमिस्ट्री वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो, उसको लगे अरे यार ये क्या है एटम मॉलिक्यूल पढ़ने, और फिर वो जाके पेपर में बैठेगा तो उसे याद आएगा यार था तो कुछ
नंबर्स तो थे, और हो सकता है वो इसे लिख दे 1 4 के लिए लिख देगा 4 7 और EM, तो बन जाएगा OFS। एक ऑप्शन इसके हिसाब से बना दिया है ना। तो ऑप्शन बड़े गजब बनाते हैं एग्जामिनर, ऑप्शन ही क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं। ऑप्शन क्या सोच के एग्जामिनर ने बनाए हैं, क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाया है कि स्टूडेंट क्या सोच सकता है, कैसे कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है स्टूडेंट, एस्पिरेंट हो या स्टूडेंट हो, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आई होप कि आप इससे रिलेटेड सारी चीजें कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के ऊपर। यहां पर भी आपको शायद कुछ चीजों में डाउट रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम देखिए क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हमने मेनली पढ़ी हैं। पहला है सिंबल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास क्या सिंबल है। दूसरा है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और तीसरा है हमारे पास मास नंबर। एक और वर्ड होता है एटॉमिक मास, और सारी दुनिया कहती है अरे एक ही होता है, एक नहीं होता भाई। ठीक है, सिंबल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एटम्स के सिंबल हम कैसे देंगे, तो लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। एटॉमिक नंबर ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में से कोई भी एक चीज बता दीजिए। एटम के अंदर, आयन के अंदर नहीं, कहीं आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर दो। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं हर एक एटम में, इसलिए चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कहिए। दूसरा है मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की नंबर होता है। अब कोई कहता है कि यार एटॉमिक नंबर बताओ, सॉरी एटॉमिक मास बताओ। क्या बताओ? एटॉमिक मास। तो लोग कहते हैं 26, 32, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। अब ये 35.5 का क्या मतलब है? मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे थोड़ी है भाई भैया 2 किलो आलू लिए हैं, थोड़ा सा धनिया तो डाल दो, है ना। कि क्लोरीन कह रहा है कि यार हमने 17 प्रोटॉन ले लिए, 17 न्यूट्रॉन ले लिए, एक आधा न्यूट्रॉन तो ऐड कर दे यार, 35.5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो मास नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये बात बिल्कुल सही है। फिर एटॉमिक मास क्या होता है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका वजन कितना है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि सर मेरे पास 2 हाथ, 2 पैर, एक गर्दन है और एक स्टमक है, तो टोटल 6। तो ये तो गलत हुआ ना। आप मुझे नंबर बता रहे हैं, मैं आपका वजन पूछ रहा हूं। लेकिन देखा जाए तो आपने अपना ऑलमोस्ट वजन मुझे बता दिया है, ऑलमोस्ट, लेकिन बताने का तरीका गलत है। बिल्कुल वही है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पाई मेसॉन प्लस ब्ला ब्ला, जो भी जितने भी अदर देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सभी का वजन मिला के और फंडामेंटल पार्टिकल्स का वजन मिला के जो वजन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, यानी कि एटम का मास। मास नंबर काउंटिंग है, एटॉमिक मास रियल में कोई वेट को फाइंड आउट करने की कोशिश है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम आए कि मास नंबर को और एटॉमिक मास को हम इनडिस्टिंग्विशली यूज कैसे कर पाते हैं, तो इसकी एक वजह यह है कि एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1837 टाइम्स। लगभग आप कह सकते हैं 2000 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन के बराबर हो पाते हैं। लगभग 2000, ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रॉन मिलके किसके बराबर हो पाएंगे? एक प्रोटॉन के। और जो हमारे पास सबसे हैवी एटम है दैट इज 118th एलिमेंट, तो 118th एलिमेंट के पास ही मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन है। तो वो भी जो यानी कि सबसे भारी एटम जो हमने आज तक डिस्कवर किया है, लैब में बनाया है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स में भी इतना दम नहीं है कि वो एक प्रोटॉन जितना वजन बढ़ा दे। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलते हैं। दैट्स व्हाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल। तो ये हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में यूज होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती हैं न्यूक्लियॉन्स पे,
और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती हैं। क्यों जरूरी है ये इसलिए हमें समझ में भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंबल होगा A to Z लिखेंगे। A क्या होता है, मास नंबर, और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब A की वैल्यू जो है वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और Z की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Z, यानी कि मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं मास नंबर किसके बराबर हो गया, Z प्लस N के, और N किसके बराबर हो गया, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, A माइनस Z, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देने से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। लेकिन यहां पर अभी वो नहीं करेंगे, हम उसे बात करेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, आई होप फिलहाल आपको ये चीज पता लग गई है। अब हमें जरूरत पड़ी एटम के वजन की, ठीक है, एटम आपस में जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो अगली कहानी फिर हमारे दिमाग में ये आती है कि यार एटम का वजन अगर निकालें तो क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तो देखो पहले क्या क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो ये है कि एटम एक्सट्रीमली स्मॉल है। एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। कितना स्मॉल है भाई, एटम का साइज हम मान के चलते हैं 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में। प्लीज स्क्रीनशॉट रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। एटम का साइज किस रेंज में माना जाता है, 10⁻⁻10 मीटर। कोई छोटा होता कोई बड़ा, ये एक एवरेज रेंज मानी गई है। दूसरा, एटम फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रीली एग्जिस्ट करे तो भी कोई वजन निकालने की बात हो। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम एटम का वजन निकाल सकें, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा भी एरर होगा तो एटॉमिक लेवल पर वो एरर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो शुरू में तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, तो हमने सोचा कि हमारे पास एटम का मास निकालने का तरीका ही गलत है। एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट लेके आए थे वो आए थे डाल्टन। डाल्टन पहला इंसान था जिसने एटॉमिक मास के बारे में बात की थी अपनी थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। ओके, लेकिन फिर हमने देखा कि यार हमें जरूरत ही नहीं है, हमें एटम का वजन निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम एटम का वजन निकाल क्यों रहे हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप दो इंसानों को कंपेयर करते हैं। मान लो मुझे कंपेयर किया जाता है दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान के साथ, तो वो सबसे स्मार्ट है तो इसका मतलब वो मुझसे बेहतरीन हुआ एक तरीके से। एक कैरेक्टर आता है लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के अंदर, एक कैरेक्टर है गोलम। अगर मैं खुद को उससे कंपेयर करता हूं तो मैं उससे बहुत स्मार्ट हूं। तो मेरी स्मार्टनेस डिपेंड करती है मुझे किससे कंपेयर किया गया। मेरे रेफरेंस पॉइंट हूं, और रेफरेंस पॉइंट फिर डिसाइड कर रहा है कि कौन बदसूरत है, कौन खूबसूरत है, मैं कब खूबसूरत होऊंगा, मैं कब बदसूरत होऊंगा। तो सारी चीजें रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि यार कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ के साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पर कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने की कोशिश करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर मैं कार्बन का वजन मान लूं, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने मान लिया, मैंने माना कि कार्बन का वजन है 50, और मैंने मैंने सोचा, मान लिया, ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन लगभग इससे डबल है, तो मैंने मान लिया कि इसका वजन कितना है 100। ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, तो मेरे पास हो गया 50 × 200, दैट इज 1:4 की रेशियो हो गई। मैंने कहा नहीं यार, स्केल को कुछ और मानते हैं। मैंने माना कार्बन को 100 मान लिया, लेकिन जब ये यहां डबल था तो अब भी इसका वजन तो डबल ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 400। रेशियो अब भी क्या रहेगी 1:4। फिर हमारे पास और ओरिजिनलिटी आ गई। जब हमने चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, हमने देखा कार्बन का वजन कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 12:32, यानी कि 3:8। लेकिन अगर मैं कार्बन का वजन 6 मानता और ऑक्सीजन का वजन अपने आप 8 हो जाता, जिस स्केल से मैंने इसे मेजर किया उसी से तो मैं इसे मेजर करूंगा। जब ये हाफ होगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 6:16 यानी कि 3:8। रेशियो अब भी सेम रही।
यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसका वजन कितना मान रहे हैं, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि दो एटम्स जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में गैप कितना है। अगर ये गैप आपने कम या ज्यादा कर दिया तो आपके पास रेशियो चेंज हो जाएंगी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने यही कहा था कि रेशियो चेंज नहीं करनी है। अगर आपने रेशियो चेंज कर दी तो आपके पास एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, कोई नया कंपाउंड आपके पास बेसिकली बन जाएगा। तो हमें सबसे जरूरी चीज यह है कि हम कोई रेफरेंस बनाएं और उस रेफरेंस से एटम्स के वजन निकालें ताकि हमें सबका कंपैरेटिव आइडिया हो सके। तो अब बात करते हैं रेफरेंसेस की। तो जितने भी एटम थे हमारे पास उनको मेजर करने के लिए, उनका मास मेजर करने के लिए हमने रेफरेंसेस बनाने शुरू किए। सबसे पहला रेफरेंस हमने बनाया हाइड्रोजन। क्यों बनाया हाइड्रोजन? प्रेजेंट एलिमेंट्स जितने भी नोन थे उन सभी में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो हमारे पास था वो हाइड्रोजन था। मान लो कि मुझे क्लास के एक क्लास है उसमें बच्चों का वजन कंपेयर करना है, तो मैंने क्या किया, जो सबसे हल्का बच्चा है मैंने उसे उठाया और मैंने उसे तराजू में एक तरफ बैठा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेइंग सिस्टम नहीं है ना मेरे पास 1 kg का बट्टा है ना 5 kg का है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो सबसे हल्का बच्चा था उसको एक तरफ बैठा दिया और अब मैं हर एक बच्चे को बारी बारी से इस तरफ बैठा रहा हूं। मान लो कोई इससे डबल भारी है, मैंने इसका वजन मान लिया 100 है, तो इसका वजन कितना हो गया 200। मैंने इसका वजन 1000 मान लिया, इसका वजन कितना हो गया 2000। लेकिन क्या सच में ये मोटा हो गया? नहीं, गैप अभी भी दोनों के बराबर हैं। पहले भी डबल था, अब भी क्या है, डबल। तो हमने हाइड्रोजन का वजन माना था कि हाइड्रोजन का वजन कितना है हमारे पास 1 यूनिट। जब मैं हाइड्रोजन का वजन 1 यूनिट मान रहा हूं तो बाकी सभी एलिमेंट्स को मैंने इससे कंपेयर कर दिया। और जैसे कार्बन का आप वजन कहते हैं ना 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, वाटर का आप कहते हैं 18। आपने कभी सोचा क्या 12 क्या, ऑक्सीजन का वजन 16 क्या, ग्राम, किलोग्राम क्या, यूनिट। क्या यूनिट? क्या मतलब है यूनिट का? यूनिट का मतलब है हमें नहीं पता। जब साइंटिस्ट को यह नहीं पता लगता कि क्या होगा तो वो उसे क्या मान लेते हैं, यूनिट। कि भाई जिस दिन पता लग जाएगा यूनिट का उस दिन उठा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी चीजें यूनिवर्सल रहेंगी, पूरे लॉज ठीक चलते रहेंगे, तो वो यूनिट मान लेते हैं। तो ये जो मास आप निकालते हैं ये कंपैरेटिव था। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो न्यू एलिमेंट्स का जब हमने मास निकालने की कोशिश की तो उसकी वैल्यू आ रही थी फ्रैक्शनल, जिससे केमिकल कैलकुलेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि हमें इसे एज ए रेफरेंस हटाना पड़ा। सेकंड रेफरेंस ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन को रेफरेंस क्यों बनाया गया? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ये हमारे पास था उस टाइम पे। ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, यानी कि रिएक्शन कर जाता है और कैलकुलेशंस करना आसान रहता है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम ऑक्सीजन से भी खत्म नहीं हुई। तो लास्ट में हमारा जो रेफरेंस आया वो आया कार्बन, जो कि हम आज तक यूज कर रहे हैं। हमने माना कि कार्बन का एक एटम जो है वो किसके इक्वल होगा, 12 यूनिट के इक्वल, एक एटम। ठीक है, तो अगर इसके मैं 12 पार्ट्स कर दूं, मैंने इसके 12 इक्वल पार्ट कर दिए, तो ये एक हिस्सा जो है अगर इसे मैं काट के अलग कर दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन एटम भी अलग अलग है ना, C12 था, 13 था, 14 था, तो कौन सा एटम लिया, 12 वाला। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर भी 12 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 यूनिट। तो हमने एक तरीके से एक तरफ रखा हुआ है 1/12 ऑफ कार्बन और दूसरी तरफ हम रखते हैं एलिमेंट, मान लो सोडियम रख दिया, तो हमने देखा ये इससे 23 टाइम्स हैवियर है, तो इसका मास कितना हो गया, 23 यूनिट। तो जब आप कहते हैं ना कि वाटर का मास है 18 यूनिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कार्बन के 12वें हिस्से से ये कितना भारी है, 18 गुना भारी है। जब आप कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का वेट है 98 यूनिट, मतलब कार्बन के 12वें हिस्से से ये 98 गुना 98 टाइम्स हैवियर है। तो इस तरीके से हमने चीजों के मासेस को कैलकुलेट किया। वी फाइंड आउट दैट हाउ दीज मासेस could be useful for different elemental combinations like formation of molecules, reactions and other quantitative aspects of a reactions। तो यहां से हमारे पास काफी चीजें निकल के आई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस मास को हम क्या बोलेंगे, इस मास को हम बोलते हैं यूनिफाइड
मास। PYQ में बहुत जगह पूछा गया है, CTAT में, HTAT में, UPTAT में, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो यूनिफाइड मास क्या होता है? यूनिफाइड मास का मतलब है जब हमें मास के बारे में पता नहीं था, कंपैरिजन, कंपैरेटिव मास, कंपैरेटिव मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कंपैरेटिव मास टू अ रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस के कंपैरिजन में। और फिलहाल मैंने आपको बता दिया है हमारा रेफरेंस क्या है, और इसे हम बोलते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक ऐसी यूनिट जिससे एटम्स का मास कंपेयर किया जाएगा, दैट इज AMU। अब वक्त के साथ चीजें बदलती गई और हमने कहा कि यार एक्चुअल मास बताओ। जैसे हमारा वजन हम पता कर रहे हैं ना, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, जो भी है आपका, तो हमने कहा कि हमारा एक्चुअल वेट जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअल वेट कैसे पता करेंगे? एक्चुअल वेट पता करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। किसी भी तरीके से अगर एक यूनिट का मास पता कर लिया जाए, भाई मान लो ये बच्चा है जो हमारा रेफरेंस था, और एक बच्चा ये है जो हमारा दूसरा इससे कंपेयर किया गया, इसका वजन मैंने माना था 10 यूनिट, तो इन भाई साहब का वजन था 100 यूनिट। एक और है, मान लो 6 पैक वाला है एक और, ठीक है, और इसका वजन मैंने माना कि 10 है, तो मैंने मान लिया इसका वजन जो है 40 यूनिट है। क्लियर? अब कहानी ये है कि इनके वजन कितने हैं, एक्चुअल वजन कितने हैं। अगर मुझे किसी तरीके से ये पता लग जाए इसका वजन कितना है, तो मैंने माना कि भाई इसका वजन जो है, फॉर एग्जांपल इसका वजन मैंने मान लिया 100 के, सॉरी इसका वजन मैंने मान लिया, मान लो 50 kg। किसका वजन कितना है? 50 kg। तो एक यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया? 5 kg के बराबर हो गया। भाई 10 यूनिट था ना इसका वजन, जो रेफरेंस था, ये 50 kg के बराबर था, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 5 kg। ये उसी तरीके से है, एक कार्बन का एटम 12 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 1/12। तो 10 यूनिट 50 kg है, तो 1 यूनिट हो गया 5 kg, तो इसका वजन कितना हो गया? 500 kg। और इसका यूनिट, इसका वजन कितना हो गया? 200 kg। यानी कि यूनिट का वजन पता लग जाए, बाकियों का तो सिंपली मल्टीप्लाई करके निकालना है। और हमने 1 यूनिट का वजन निकाला और ये आया 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.6 × 10⁻⁻27 kg। कैसे निकाला? ये हमने निकाला, हमारे पास एक टेक्निक है नॉन एज मास स्पेक्ट्रोमीट्री, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आयंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PYQ अगर देखेंगे तो हर एक साल आपको इसका क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहे आप HTAT की बात करिए या CTAT एग्जामिनेशन की बात करिए। और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, जैसे कि मैं अब तक आपको प्रूव करता रहा हूं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। एक बार यहां पर भी ध्यान दीजिएगा। आयन का मतलब है कोई भी चार्ज स्पीसीज, मतलब उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, चार्ज स्पीसीज होनी चाहिए। चार्ज स्पीसीज का मतलब क्या है? एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। ओके, तो आयन दो तरीके के हो सकते हैं, एक कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन बनेगा जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे प्रोटॉन से, और एनायन बनेगा जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। लेकिन एक बात और समझिए, हमेशा एडिशन और रिमूवल किसका होता है? सॉरी, यहां पर नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, किससे? प्रोटॉन से। देखिए, इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा, दोनों में एडिशन हमेशा किसका होता है? एडिशन और रिमूवल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज लेके आने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लेके आने के लिए इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करना पड़ता है। प्रोटॉन घर की बेटी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना घर से बाहर जाने दे रहे हैं ना दूर जाने दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही हैं जिनको ऐड करके रिमूव करके आप पॉजिटिव चार्ज भी लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज भी लेके आएंगे। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिविटी मतलब एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी। कहते हैं ना, मोटिवेट कर दिया पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अबे पॉजिटिव थॉट का मतलब है नेगेटिव मत सोचो, बस वही पॉजिटिविटी है, कहानी खत्म होती है इतने में।
ओके तो हमारे पास ये चार्ज स्पीसीज हैं और दो तरीके के हमारे पास आयन हो गए। अब इन्हीं आयंस को अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट और देख लेते हैं इसमें, वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, अब इसे ध्यान से सुनना। कंबाइनिंग कैपेसिटी, मान लो मैंने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैंने पकड़ा हुआ है, ये कोई नेगेटिव में नहीं है, ये बस पॉजिटिव स्टेट है। मान लो मैंने दोनों हाथों से किसी को पकड़ा हुआ है, तो यहां पर मैंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। मान लो मैं ऑक्टोपस हूं भाई, मैंने 5-6 मेरी फिन्स हैं और मैंने सबसे किसी को पकड़ा हुआ है, तो वही मेरी कैपेसिटी है। वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग चीजें दो तरीके से करती हैं, चाहे तो बाय द हेल्प ऑफ आयंस या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। जब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कोई चीज जुड़ेगी किसी के साथ, तो कितने चीजों से जुड़ी हुई है उसे हम बोल देंगे उसकी कोवैलेंसी। और आयन जो कि चार्ज की वजह से होता है, तो किसके ऊपर कितना चार्ज है, नेट चार्ज जो भी है उसी के इक्वल क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी आप नेगेटिव में कुछ नहीं पकड़ते हैं। ओके, तो आयन और वैलेंसी का एक बेसिक सा फंडा हमारे पास ये चल रहा है। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम, कितने एटम हैं इन एन आयन और मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कहिए या फिर आयन में कहिए, टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। हर साल PYQ आता है। जैसे P4 एटॉमिसिटी कितनी है, 4। S8 एटॉमिसिटी कितनी है, 8। पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं। ओके, ओजोन O3 एटॉमिसिटी कितनी है, 3। लास्ट ईयर से ये पूछे गए हैं, P4 और S8। सल्फर S8 होता है, फास्फोरस P4 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। खैर आगे आगे देखते हैं यार, इतने ज्यादा सारी चीजें यहां बात करेंगे तो यहीं पर टाइम लग जाएगा। तो आयंस, वैलेंसी और एटॉमिसिटी ये बेसिक टर्म्स थी, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए था, कैसे इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करके आप चार्ज लेके आएंगे। और किसी भी आयन के ऊपर जो नेट चार्ज होगा उसका मॉड्यूलस हमारे पास वैलेंसी होगा। कोई एटम अगर हमारे पास है, तो मान लो कि मेरे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनकी वैलेंसी हम आइडेंटिफाई करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। जैसे कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2 and 4। के शेल में 2 है, एल में 4 है, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 4 को माइनस कर दिया, 4। नाइट्रोजन 2 and 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो तो वही वैलेंसी हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर दीजिएगा, वही वैलेंसी हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, 2 and 5 ये हमारे पास, 2 and 7 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो 8 - 7 1, यानी कि इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। तो इस तरीके से हम एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस जरूर ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और किस तरीके से आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर अभी देख लेते हैं, और देखते हैं आपको कितने ये आते हैं या नहीं आते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस में फंसे हुए थे आप अभी तक। चलो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये वाला। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन? जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बता दीजिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन। अभी बताया था मैंने, जितना चार्ज होगा। अच्छा, यहां पर फंस जाएंगे आप, सल्फेट आयन। क्या आपको सल्फेट आयन का फॉर्मूला पता है? अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग नहीं आती तो आपको लास्ट में ये सब, सुनो ना सुनो, वैलेंसी के क्वेश्चंस और फॉर्मूला मेकिंग दोनों चीजें ध्यान से सुनना, बीच वाला पार्ट बेशक हटा देना भाई। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव ये होता है। अभी मैंने बोला जितना चार्ज होगा वही वैलेंसी होगी। कितना चार्ज है, 2, तो ये हो गई भाई, ये वैलेंसी हो गई। ठीक है, ऑप्शन सीधा सीधा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था। कंफ्यूजन के लिए सेकंड ऑप्शन में 3rd लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, ये एग्जामिनर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Mn2 पॉजिटिव? ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Mn2 पॉजिटिव? क्या होगा इसका आंसर? ओके, पहला ऑप्शन है +2, दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, +2, एक ऑप्शन है -2। अब आपको लगेगा यस आई गॉट इट, ये तो मुझे समझ में आ गया भाई, सर ने बोला भी था कि वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये एक मॉड्यूलस प्रॉपर्टी है।
चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, वैलेंसी नहीं होती, तो आंसर क्या होगा 1। ठीक है, तो आंसर अब भी क्या होगा 1, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा +2। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगर ये आपने आंसर कर दिया तो समझो कि कहानी समझ में आ गई, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, जबरदस्त। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें सल्फेट आयन की हमसे वैलेंसी पूछी गई, फॉर्मूला मेकिंग से रिलेट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे प्लस माइनस का कंसेप्ट जांच लिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलो थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं। कार्बोनेट आयन होते हैं CO3 2 नेगेटिव। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इसमें कार्बोनेट आयन में जो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो वो क्या होगा? चार्ज कितना है -2, तो ये लगा दे -2। नहीं, पढ़ा था ना, वो पढ़ाकू बच्चा की क्लासेस थी हमारी, हमने पढ़ा था वैलेंसी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ले भैया आ गई 90 मार्क्स, हो गया स्टेट क्लियर। नहीं हुआ, नेगेटिव गया। कैसे गया? क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, किसकी पूछी है? कार्बन की, ना कि कार्बोनेट आयन की। यहां पर वैलेंसी सल्फेट आयन की पूछी थी, तो सल्फेट आयन तो पूरा है, तो चार्ज के हिसाब से वैलेंसी आ गई। यहां पर वैलेंसी आयन की पूछी थी, तो चार्ज के हिसाब से आ गई, माइनस पे नहीं लगाना, प्लस पे लगाना। सेकंड कंसेप्ट, सेंट्रल एटम की वैलेंसी पूछी गई है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है CO नेगेटिव O नेगेटिव। तो कार्बन भाई साहब कितने बॉन्ड बना के बैठे हैं? 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन की कोवैलेंसी है यहां पर ये। तो पहला ऑप्शन कट, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप श्योर हो गए इसके बारे में। कोई कंफ्यूज हो सकता है 3 और 2 में, एक आध स्टूडेंट, तो 4 पे टिक कर सकता है। और आंसर कौन सा था? ये वाला, यानी कि सेकंड ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बोलो खेल असली के नकली, आई मीन बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आजकल का ट्रेंड है। ये है ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं। आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल CTET STET में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। चलो फोकस करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 4 डिफरेंट आयंस हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आयन क्या है। सबसे पहला पॉलीवैलेंट, मतलब कि चार्ज एक से ज्यादा होना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए। मोनो एटॉमिक, मतलब एटम एक होना चाहिए, ये रह गया। कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरा मोनोवैलेंट, चार्ज 1 यूनिट होना चाहिए। पॉली एटॉमिक, एटम एक से ज्यादा होने चाहिए। दोनों के ऊपर ऐसा है 1 यूनिट 1 यूनिट, एटम भी ज्यादा है। लेकिन कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो कौन बन गया? अमोनियम। मोनोवैलेंट पॉली एटॉमिक एनायन, बाइकार्बोनेट आयन। पॉलीवैलेंट पॉली एटॉमिक एनायन, फॉस्फेट आयन। तो इस तरीके के क्वेश्चन नीचे 3-4 ऑप्शन होते हैं, मैट्रिक्स मैच को करना होता है, तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं। वैलेंट में चार्ज देखना है, एटॉमिक में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आजकल ये ट्रेंड में है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैंने ये क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में भी डाले हैं, तो असाइनमेंट में भी आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? अभी तक हमने डिटेल में पढ़ लिया है, एटम क्या है, आयन क्या है, क्यों बनेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाया, IUPAC क्या कहता है, क्या क्या एटम की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, किस तरीके से बिहेव करेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। भाई किस किस को स्टेबल करेंगे, किस किस को स्मॉलेस्ट बनाएंगे? कभी कह देते हैं एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, कभी कह देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे हैं, अब कह दिया मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है। मैं फिर से कह रहा हूं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से छोटे पार्टिकल हैं। तो फिर बुक्स में क्यों लिखा होता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? जब भी ये लिखेगा उसके आगे कंडीशन डालनी पड़ेगी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो एटम अपने आप को तोड़ के नए तरीके से जोड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स नए बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल। फिर मॉलिक्यूल क्यों है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज स्टेबल इन नेचर। इस दुनिया में जो स्टेबल है वो सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्टेबल है, एटम नहीं। NaCl का, नमक का मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, आयंस नहीं।
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे, अकेले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं। तो सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर में आपको मिलेगा वो क्या है? मॉलिक्यूल है। ओके, इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने इस बात से मना कर दिया था कि हीलियम नियॉन एक ऐसे एटम है जो नेचर में स्टेबल है। वो एटम है ही नहीं। नोबल गैसेस, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, नोट डाउन करके रखिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नोबल गैसेस आर कंसिडर एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम है, क्योंकि ये नेचर में स्टेबल है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से नीचे की तरफ लाई करती है। दूसरी बात, जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो एटम आपस में जुड़ेंगे, तो यहां पर दो वर्ड आते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर सारे एक जैसे एटम आपस में जुड़ जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ओजोन, P4S8, ये एक से ज्यादा एटम जुड़ गए, स्टेबल हो गए, एक से ज्यादा एटम जुड़ गए, स्टेबल हो गए, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए। जैसे ही एटम जुड़े मॉलिक्यूल बन गए। एक जैसे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे के सारे एटम भी एक जैसे हों, तो वो क्या बनेंगे? एलिमेंट बनेंगे। टोटल कितने एलिमेंट हैं अब तक नेचर में? 118 पीरियोडिक टेबल वाले। वही तो, जब भी कोई एलिमेंट का एग्जांपल पूछे देखो क्या ये पीरियोडिक टेबल में है या नहीं है। दूसरा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा टाइप के एटम आपस में कंबाइन कर जाएं, जैसे वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप के, दो नहीं दो टाइप के, एटम तो तीन है लेकिन दो टाइप के हैं। H2SO4 दो से ज्यादा टाइप, टोटल एटम 7 है, एटॉमिसिटी 7 है, लेकिन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के एटम है। मिनिमम 2 टाइप के होने ही होने चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कंपाउंड। और ये केमिकली जुड़े होते हैं। केमिकली जुड़ने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आप पानी को छानेंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, किसी भी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी तभी ये जाके सेपरेट होंगे। तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर? दूसरी बात, जो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं अपने पेरेंट एलिमेंट से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन एक हाईली एक्सप्लोसिव गैस है, काफी हाई कैलोरीफिक वैल्यू के साथ बर्न करता है। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलने में हेल्प करता है, इसके बिना जलेगा ही नहीं। और इन दोनों को मिला दो तो क्या बन गया? वाटर। एक्सप्लोसिव छोड़िए, आग बुझा देता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सोडियम एक एक्सप्लोसिव मेटल है, आप खा नहीं सकते। क्लोरीन एक पॉइजनस ग्रीन कलर की गैस है, दोनों को मिला दो NaCl। तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज पेरेंट्स जैसी हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। हर एक कंपाउंड की अपनी आइडेंटिटी होती है। अगर आप कंपाउंड में रेशो भी चेंज कर देंगे तो भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा रहने के लिए जरूरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी मरने के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ रेशियो का चेंज है, सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर जनरेट करता है, जिससे आप एक्सेल करते हैं, फिर प्रेशर कम होता है, आप इनहेल करते हैं, तो आपको रेस्पिरेशन में आपको ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। बॉडी के अंदर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो ये तो बहुत हेल्प कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ब्लड के साथ बाइंड करने की लगभग 300 टाइम्स ज्यादा कैपेबिलिटी है, हर जगह ब्लड के साथ जुड़ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में एक तरीके से हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और हमारे इंसान ब्रीद नहीं कर पाएगा और निपट जाएगा जल्दी से, भगवान के पास जाके हेलो बोल रहा होगा। इसीलिए आग लगने से जल के ज्यादा लोग नहीं मरते, दम घुट के ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होती है, कैसे होती है, आगे केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है इनमें से।
क्लियर। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल अब एटम से ही बना हुआ है तो इसका मतलब एटम्स का वजन जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का मास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास 16 है, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 98। क्या 98 U एक मॉलिक्यूल का मास है ना। तो मोलिकुलर मास, ये वर्ड याद रखिएगा भाई, ये वर्ड याद रखिएगा। मोलिकुलर मास की जब भी बात करें तो आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। ट्रिक क्या है, सॉल्व मत करिएगा इसके बिना। क्या आंसर में चाहे तो U मिलेगा या फिर जो भी चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन दोनों में से एक चीज आपको पक्की मिलनी चाहिए ऑप्शन में, तभी आप आंसर के ऊपर टिक करेंगे। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, मॉलिक्यूल के बारे में, कि किस तरीके से मॉलिक्यूल बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बहुत ही इजी थ्योरी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, लेकिन डायरेक्ट स्टेटमेंट जब आती हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फटाफट सुन लीजिएगा। इसने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। इसने जो कहा इसके हिसाब से आपको सही मानना है, रियलिटी में क्या है उसके हिसाब से नहीं। जब थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी को याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम सिनेरियो को याद मत रखिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हमारे पास। इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रेजेंटली हम एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, डिट्टो कॉपी होंगे किसी भी एलिमेंट के एटम। अगर आपके पास कार्बन का एक टुकड़ा है तो इसमें जितने भी कार्बन हैं, लाख करोड़ हजार जो भी, सारे के सारे डिट्टो कॉपी होंगे। बट ऐसा नहीं है, एक टर्म आती है आइसोटॉप, जिसमें हम कहते हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम होंगे। जैसे कार्बन C612 है, कार्बन C614 है, कार्बन C613 है। इनकी परसेंटेज अलग अलग हो सकती है बट ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोटॉप एक ही एलिमेंट के एटम है जिनका मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। सब यही पढ़ेंगे एग्जाम में, देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन 666, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 666, न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो आपको यह याद रखना है कि आइसोटॉप वो सब्सटेंस हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। ये ऑप्शन मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटॉप, ऐसे आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ए बी ठीक है, बी सी ठीक है, ए सी, इस तरीके से ऑप्शंस बना दिए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंप्लीटली डिफरेंट। इन्होंने कहा कि भैया अगर 2 अलग अलग एटम हैं तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। जैसे मान लो मैं कहता हूं C614 N7 and 14, अब देखा जाए तो दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये बात तो गलत है कि सभी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, कोई प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। कहानी क्या है, इलेक्ट्रॉन है 6, यहां पर है 7, प्रोटॉन है 6, यहां पर है 7, न्यूट्रॉन 14 - 6 8, यहां पर है 7। तो आइसोबार इन्हें कहा जाता है और आइसोबार्स में कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो, मतलब कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। यहां ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन के नंबर सेम होने वाली है। एक क्वेश्चन यहां से फॉर्मेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाइंड इन अ होल नंबर रेशियो। बिल्कुल कभी भी आधा अधूरा एटम नहीं जुड़ेगा टू फॉर्म अ कंपाउंड। और अगर ये रेशियो आपने चेंज कर दी, फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, और अगर कभी भी आपने ये रेशियो चेंज कर दी तो नया कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन इसने एक और गलती की, इसने कहा कि कभी भी सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। यानी कि इसका मानना यह था O2 नहीं बनेगा, N2 नहीं बनेगा, P4 नहीं बनेगा, S8 नहीं बनेगा। एक जैसे एटम आपस में कंबाइन नहीं करते, यह गलत पॉइंट था इसका एक और। तो ये हमारे पास है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसका एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। विच ऑफ द एक्सप्लेनेशन अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज सक्सेसफुली, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा, तभी तो होगा भाई। एटम यहां से टूटेंगे, यहां पर जुड़ेंगे, जितने एटम टूट रहे हैं उतने यहां पर आके बॉन्ड बना रहे हैं, तो एटम कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये बात सही भी है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये गलत है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन कोई हलवा थोड़ी है यार। मम्मी लोग बॉम्ब फाड़ते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ेंगे आज और खाना उसी पे बनाएंगे सारे घर वाले, है ना। बॉन फायर करना है, चलो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब में आग लगा लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्पेसिफिक लोगों के द्वारा स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक कंडीशंस में करवाई जाने वाली रिएक्शंस हैं। आम जिंदगी में उनका कोई ऐसा रोल नहीं है। हाँ, हम उनका फायदा उठा रहे हैं, उनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन हम डेली लाइफ में उनसे रूबरू नहीं हो रहे हैं। हमारे आसपास है एसिड, बेस, सॉल्ट, इनकी रिएक्शंस हम देख रहे हैं। तो नॉर्मल लाइफ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीटली सक्सेसफुल है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यस, कंपाउंड बनेंगे तो हमेशा फिक्स रेशियो में बनेंगे। रेशियो चेंज की तो कार्बन डाइऑक्साइड से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। मल्टीपल प्रोपोर्शन, कभी भी आधा अधूरा एटम नहीं जुड़ेगा। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है डेली लाइफ में, लेकिन फोर्थ को एक्सप्लेन नहीं करती है। कहीं कैंसिल कर दो फर्स्ट को, कहीं ये सोचो कि हाँ भैया सेकंड और थर्ड आंसर होगा, ऐसा कभी भी मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन बना देगा कभी भी एग्जामिनर ऐसा। तो ये हमारे पास किसके बारे में था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मूला मेकिंग अगर आपको नहीं आती है, देखो क्या प्रॉब्लम है, आप साइंस स्टूडेंट हैं ना, तो आप बायो स्टूडेंट हैं ना, आप फिजिक्स स्टूडेंट होते हैं। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा टीचर बनना है तो आपको तीनों की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। फॉर्मूला मेकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना केमिस्ट्री के थोड़े बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री वाले ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे, अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लोरिक एसिड है, क्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड है, क्लोराइड आयन है, बताओ किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी होगी, बताओ कौन अच्छा लेविस एसिड है, बेस है। ये आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इनके मीनिंग ना पता हो, और ये रटने वाली चीज नहीं है, ये एक बेसिक सा फंडा है जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फाइड, 1.7 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये था सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बताना, अगर आपको बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ही नहीं पता, ऑक्सीजन कहां से काउंट करोगे? अगर आप सल्फेट सल्फाइट में डिफरेंस नहीं कर सकते तो फॉर्मूला कहां से? क्वेश्चन हो गया ना गलत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है यहां पर हमारे पास, एक क्वेश्चन और है। चलो भैया तुम हटो, अरे हटो भाई। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन? इन विच केमिकल चेंज क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCl। डीकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर पोटेशियम क्लोराइड ही नहीं पता क्या है, सिल्वर क्लोराइड ही नहीं पता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मीनिंग है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बेसिक चीजें इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन गलत होते हैं। कभी भी एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन के गलत होने से नहीं रुकता। हमेशा याद रखिए, जो इजी क्वेश्चन सिली मिस्टेक से आपने गलत किए हैं वही आपको नुकसान करवाते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो सबका गलत हो जाता है यार, उसमें तो सबका एरर रहता है। बात है इजी क्वेश्चन पे कितने लोग सही टिक करके आ रहे हैं, वही सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग की, कि फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो हमारे पास फॉलो होता है प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी मतलब दुनिया में कोई भी चीज ना तो पॉजिटिवली चार्ज रहना चाहती, ना ही नेगेटिवली चार्ज। हर एक चीज चाहती है कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर ले, अपने आप को स्टेबल कर ले। तो कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है और एनायन कैटायन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं।
तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला बोला जाएगा उसमें शुरू में आपको कैटायन बोला जाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं सोडियम क्लोरेट, मान लो मैंने बोल दिया सोडियम क्लोरेट, तो ये हिस्सा आपको नेगेटिव पार्ट में मिलेगा और ये हिस्सा आपको पॉजिटिव पार्ट में मिलेगा। तो कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में, सिवाय एक जगह, अगर आपका एनायन ऑर्गेनिक मोइटी है यानी कि कार्बन बेस सिस्टम है, तो वहां पर एनायन पहले होगा। जैसे आपने सुना होगा सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा Na पॉजिटिव सोडियम एसीटेट, और सोडियम क्लोराइड कैसे लिखा हुआ मिलेगा NaCl, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो जब कार्बन बेस्ड एनायन आ जाते हैं तो पहले हम लिखेंगे कार्बन बेस्ड को, उसके बाद लिखेंगे कैटायन को। एक ये छोटी सी चीज याद रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई कैसे करें, लिखते कैसे हैं भाई। सीधी सी बात है, आपने सुना हुआ है Na पॉजिटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, तो क्या कहते हैं 1 2, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ। भाई जो चार्ज होगा, जो वैलेंसी होगी, उसे क्या करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों करवा दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई रूल है? क्या रूल है? साइंस का कौन सा प्रिंसिपल यहां पर काम कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। अगर मुझे x और y को बराबर करना है तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे इस चार्ज और इस चार्ज को बराबर करना है ताकि ये दोनों न्यूट्रल हो जाएं, तो इसके जैसे यहां रख दो, इसके जैसे यहां रख दो। मतलब कि सोडियम 2 ले आओ ताकि चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और इसको हम कैसे करते हैं भाई, ये चार्ज हो गया 2, ये हो गया 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी पे ये बेसिकली काम करता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें कैटायन और एनायन भी तो पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कैटायंस के बारे में, बेसिक सा तरीका अभी बता देता हूं। 2 लाइन याद रखना है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हमेशा कितना चार्ज होगा, +1। दूसरी लाइन है, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, हमेशा कितना चार्ज होगा, +2। मतलब जैसे ही इनका नाम सुनाई दे तो चार्ज लगा दीजिएगा। थर्ड, बाबा अली गया इंडिया, इन पे कितना चार्ज होगा, 3। बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यही मेनली आपको मिलने वाले हैं। क्लियर? तो ये तो हो गए 1 2 3 चार्ज वाले। दूसरा, हम पर कम, हम पर कम, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस। तो जिसके भी नाम के पीछे अस आ जाए उस पर चार्ज कम होगा। मतलब जैसे फेरस +2, फेरिक +3, Fe3 पॉजिटिव, क्यूप्रस Cu पॉजिटिव, क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव, मर्क्यूरस Hg पॉजिटिव, मर्क्यूरिक Hg2 पॉजिटिव, स्टेनस Sn2 पॉजिटिव, स्टेनिक Sn4 पॉजिटिव, ऑरस Au पॉजिटिव, ऑरिक Au3 पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास नाम होते हैं। जिंक पर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव होता है। अमोनियम आयन पर कितना चार्ज होता है, अमोनिया डेरिवेटिव है, 1 पॉजिटिव होता है। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन पर कितना चार्ज होता है, H3O पॉजिटिव होता है। लो भाई निपट गए, पॉजिटिव चार्ज वाले निपट गए। तो पॉजिटिव चार्ज वाला पहले बोला जाएगा और इस तरीके से आप उनके ऊपर चार्ज डिसाइड करते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले और 1 मिनट में करवा देता हूं, बस ध्यान दीजिएगा, रटने नहीं है। 2-3 चीजें याद हो गई तो समझो सारी बात बन गई। चलो इससे पहले मैं 1-2 चीज और आपको यहीं पर करवा देता हूं। नेगेटिवली चार्ज आयन, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनायंस। एनायन देखो कितने आसानी से याद करवाता हूं, 4 याद कर लो। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। ओके ठीक है। पहले 3 ऑक्सीजन वाले फिर 4 ऑक्सीजन वाले, पहले 1 चार्ज फिर 2 चार्ज फिर 2 चार्ज फिर 3 चार्ज। मतलब इसको ऐसे लिखो,
इसको देखो ऐसे लिखते हैं, याद रखना, NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ओके, नाइट्रेट 3 नेगेटिव है, कार्बोनेट, ये हो गया नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट। ओके, देखो नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, ऊपर वाले पे कम चार्ज है 1, फिर एक चार्ज बढ़ा दो -2। सल्फेट, सल्फर और फास्फोरस वाला, सल्फर पर 2 है, फास्फोरस पर 3 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, एक एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, एक एक चार्ज बढ़ा दिया। 4 याद कर लिए। 8 वाले से अगर 8 वाला बनाना है तो एक ऑक्सीजन कम कर दो, जैसे NO2 नेगेटिव क्या बन जाएगा? नाइट्राइट। SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट। PO3 3 नेगेटिव, फॉस्फाइट। तो एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो 8 वाला किस में बदल जाएगा? 8 वाले में बदल जाएगा। हाइड्रोजन सबका भाई, हाइड्रोजन सलमान खान है भाई। ठीक है, आयंस की इंडस्ट्री का सलमान खान कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है सबका भाई, जिसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उसके नाम में बाई जुड़ जाएगा। जैसे HCO3 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अभी बताया था पीछे, हाइड्रोजन है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, उस लाइन में था। तो हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा चार्ज कम हो जाएगा उसका, लेकिन एक HCO3 नेगेटिव, नाम बन गया बाई कार्बोनेट। अब सबके साथ जोड़ दो, सबके साथ क्या बन जाए? बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट, बाई फॉस्फेट, बाई फॉस्फाइट, बाई सल्फाइट। इस तरीके से हमारे पास चीजें बन जाएंगी। क्लियर? दूसरा, अगर किसी के ऊपर वैलेंसी के इक्वल नेगेटिव चार्ज हो, वैलेंसी के इक्वल क्या हो? नेगेटिव चार्ज, तो उसके नाम के पीछे आइड लग जाएगा। जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलते हो? ऑक्साइड। सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो सल्फाइड। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, अगर 3 नेगेटिव चार्ज हुआ तो नाइट्राइड। फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज हुआ तो फॉस्फाइड। ओके, एक होता है अजाइड, ये याद रखिएगा, अजाइड, N3 नेगेटिव। 3 नाइट्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसे अजाइड बोलते हैं। ये गाड़ियों के अंदर डाला जाता है, जो एयर बैग होते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ओपन होते हैं। देखेंगे अभी आगे किस तरीके से इसकी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, दोनों को जोड़ना है, बस दोनों की वैलेंसी क्रॉस ओवर करवानी है। जैसे सोडियम अजाइड मान लो कोई कहता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम अजाइड, तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, तो बन गया NaN3, फॉर्मूला बन गया। मान लो कोई कहता है कि हमारे पास है, मान लो मैं कहता हूं अमोनियम फॉस्फेट का मैं एग्जांपल लेता हूं एक और। जैसे हमारे पास है डीएपी आता है ना, खेतों में डालते हैं डीएपी भाई, क्या मतलब है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। मैं नॉर्मली लिख के दिखाता हूं, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव। ये चार्ज 1 है, ये 3 है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये क्या बन गया? NH4 3 फॉस्फेट PO4। यह है ट्राई अमोनियम फॉस्फेट। अगर इसके साथ एक H जोड़ दोगे, ठीक है, डीएपी क्या होता है? डीएपी ये होता है NH4 2 HPO4, डाई अमोनियम फॉस्फेट या डाई अमोनियम बाई फॉस्फेट। हाइड्रोजन जुड़ गया ना, डाई अमोनियम बाई फॉस्फेट भी बोल देते हैं। डीएपी खेतों में डाला जाता है यूरिया और फॉस्फोरस की कमी को, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए। तो दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो एटम से बना हुआ है, एटम मिलके बनाएंगे चाहे तो आयंस या बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, और इन्हें आपस में जोड़ के बना देंगे हम न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास कि ये पर आ गया, क्लोरिक आ गया, क्लोरस आ गया, क्लोरेट आ गया,
कैसे डिसाइड करते हैं? देखो भाई, ये क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरिक एसिड है। अब क्लोरिक एसिड जो है, इसमें मैंने एक ऑक्सीजन कम कर दी। जब एक ऑक्सीजन कम करूंगा तो अस आ जाएगा, हम पर कम, एक से क्या बन गया? अस बन गया। क्लोरस से, सॉरी, क्लोरिक से क्या बन गया? क्लोरस। एक और ऑक्सीजन कम कर दो, हाइपोक्लोरस। हाइपो का मतलब होता है कमी, तो एक ऑक्सीजन और कम कर दिया, और एक ऑक्सीजन और हटा दिया तो क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अगर एक ऑक्सीजन बढ़ा दोगे, परसेंटेज अगर बढ़ा दोगे उसकी, तो क्या जुड़ जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक में ऑक्सीजन जोड़ोगे तो पर क्लोरिक, घटाओगे तो क्लोरस, उसमें से भी घटा दोगे तो हाइपोक्लोरस, उसमें से भी घटा दोगे तो आइड वाला, यानी कि आयन वाला बन जाएगा। इसके जो आयन होंगे वो कहलाएंगे पर क्लोरेट, पोटेशियम पर क्लोरेट। ये कहलाएंगे डायरेक्टली पोटेशियम क्लोरेट, ये कहलाएंगे क्लोराइड, ये कहलाएंगे हाइपोक्लोराइड, ये कहलाएंगे क्लोराइड। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वहां पर आपको पर वर्ड मिलेगा, जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हो जाएगा, माइनस में चली जाएगी, वहां पर आपको आइड वर्ड मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री स्पेसिफिक हैं तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फास्फोरस के लिए देखिए, फास्फोरस पर है +5 और +3, दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो ये बन गया फास्फोरिक एसिड। और अगर ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या बन गया? फास्फोरस एसिड, हम पर कम वाला। ये फॉस्फेट कहलाए, ये फॉस्फाइट कहलाए। एक और ऑक्सीजन कम कर दो तो हाइपोफॉस्फोरस, नाम आ जाएगा हाइपोफॉस्फाइट। बिल्कुल भाई, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। ठीक उसी तरीके से सल्फर के कंपाउंड, H-टेट स्पेशल है भाई, H-टेट स्पेशल। केमिस्ट्री वालों को तो छोड़ना नहीं है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर कोई पीजीटी केमिस्ट्री का है तो वो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, इसको छोड़ना मत, ये पेपर में आएगा। और टीजीटी स्टूडेंट अगर आप हैं तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखो, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक, ये तो हो गया। SO4 था, अभी आपको बताया था SO4 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन कम कर दो, SO3 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? सल्फेट से सल्फाइट बन जाएगा। ठीक है, लिखने वाली चीजें हैं ये, ऐसे एकदम याद नहीं होंगी, इनको लिखिएगा, इसके प्रॉपर नोट बनाइएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसके। अब देखो ओलियम क्या होता है? H2S2O7, कैरो एसिड H2SO5, H2S2O8, मार्शल्स एसिड। तीनों पता होने चाहिए, रट मारो भाई बेशक, जैसे भी, पेपर के लिए मुझे नहीं पता। पायरोसल्फ्यूरिक, क्या बोलते हैं इसको? पायरोसल्फ्यूरिक। इसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। मोनो का मतलब होता है एक, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सारे सल्फ्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव हैं एक तरीके से। ठीक है, पर ऑक्सो का मतलब है पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होती है? जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड में पर ऑक्साइड लिंकेज बना दो, तो ये एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया, ये बन गई पर ऑक्सो। तो ये बन गया पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कैरोस एसिड। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मार्शल्स एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल थे और उन दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपने जोड़ा हुआ है पर ऑक्साइड लिंकेज से, यानी कि बीच में बॉन्ड बना दिया है उनके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, तो वो क्या बन गया? मार्शल्स एसिड। तो मार्शल्स एसिड होता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ, और कैरोस एसिड होता है एक ही सल्फ्यूरिक एसिड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ओलियम में हमारे पास पर ऑक्सो नहीं है, पायरोसल्फ्यूरिक। पायरो का मतलब होता है दो ऑक्सीजन नहीं जोड़े, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दिया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, उनको ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर अटैच किया हुआ है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम। क्लियर? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी के साथ हमारे जो क्लब चैप्टर्स हैं, पहले 4 क्लब चैप्टर्स जो हैं, उनका फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। मैंने क्वेश्चंस करवाए, कुछ और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में ऐड कर रहा हूं, उनको जरूर करिएगा। बात आपको क्या चेक करनी है? आपको यह चेक करना है कि क्या आप बिना एम्बिग्यूअस हुए किसी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अगर नहीं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आप बायो के हो, चाहे फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के, आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं छोटी छोटी चीजों को गलत करके पढ़ाते हैं हम, पढ़ते हैं हम, और ऑप्शंस में गड़बड़ करते हैं। कभी कभी हो सकता है 1-2 लेक्चर डिले हो जाए, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। आपकी सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करती है
मैं भाई लगा हुआ हूँ पसीने से, शायद दिख भी रहा होगा आपको, कोई एसी वेसी नहीं है यहाँ पे, राजा का बेटा नहीं हूँ मैं कि सारी फैसिलिटी एकदम मिल जाए। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप साथ के साथ मेहनत करते रहें, जब भी लेक्चर हो उसे ज्वाइन करने की कोशिश करिए। होपफुली हम जल्दी ही ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड की बजाय ऑनलाइन में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।